हम सब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं एक उम्मीद के साथ कि मुश्किल वक्त में ये काम आएगा। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि क्या होगा अगर ऐन जरूरत के वक्त कंपनी ने क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। चलिए आज इसी डर के पर्दे के पीछे झांकते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को हम सब एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह ही तो देखते हैं, है ना। एक ऐसी चीज जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के फाइनेंशियल झटके से हमें और हमारे परिवार को बचा लेगी। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक सेफ्टी नेट है या फिर ये एक छिपा हुआ जाल है, एक ऐसा ट्रैप जो ठीक तब सामने आता है जब कोई इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सिर्फ एक अनजाना डर नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। IRDAI जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, उनका खुद का डेटा कहता है कि हर साल लगभग 18% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। सोच कर देखिए, और जो क्लेम पास होते भी है ना, उनमें से भी ज्यादातर में कुछ ना कुछ काट पीट यानी डिडक्शन कर ही दी जाती है। अब सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि क्लेम का रिजेक्ट होना कोई गलती नहीं है। नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। उनका हिसाब किताब बड़ा सीधा सा है। जितना ज्यादा प्रीमियम अंदर आया और जितना कम क्लेम का पैसा बाहर गया, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर सीधे ना नहीं कहती। वो पॉलिसी के रूल्स, उसकी लीगल लैंग्वेज का ही एक ऐसा जाल बुनती हैं कि इंसान उलझ के रह जाए। तो चलिए देखते हैं वो 6 लीगल ट्रैप्स जिनका इस्तेमाल क्लेम्स को रिजेक्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार है इनके पास PED लिंकेज। PED मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी ऐसी कोई भी बीमारी जो पॉलिसी लेने से पहले से ही थी। कंपनियां क्या करती हैं, वो आज की नई बीमारी को किसी पुरानी बीमारी से लिंक कर देती हैं और बस क्लेम रिजेक्ट। अब वैसे तो रूल के हिसाब से 3 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ये पुरानी बीमारियां यानी PEDs भी कवर हो जानी चाहिए, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को आज हार्ट अटैक आया। कंपनी क्या करेगी, वो उनकी 5 साल पुरानी मेडिकल हिस्ट्री निकलवाएगी, उसे खंगालेगी, और अगर उस हिस्ट्री में कहीं भी डायबिटीज या BP का जिक्र मिल गया, बस वो तुरंत इससे लिंक कर देंगे। उनका तर्क बड़ा सिंपल होता है, ये हार्ट अटैक तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है और डायबिटीज एक PED है जिसका वेटिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, और इसके साथ ही क्लेम रिजेक्टेड। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रैप पर। इसे कहते हैं मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर, या आसान भाषा में जानकारी छिपाना। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि अक्सर गलती एजेंट की होती है, लेकिन सजा मिलती है पॉलिसी होल्डर को। यह कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी। एजेंट कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, ये छोटी मोटी बातों का क्या है, इसकी जरूरत नहीं, मैं फॉर्म भर देता हूं, आप बस साइन कर दीजिए। और जल्दबाजी में या जानबूझकर वो पॉलिसी होल्डर की थायराइड या BP जैसी हिस्ट्री को छिपा लेता है। फिर आता है क्लेम का टाइम। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में थायराइड का जिक्र कर देता है और कंपनी के लिए ये सीधा केस बन जाता है जानकारी छिपाने का। और इसका नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। कंपनी सिर्फ उस एक क्लेम को ही रिजेक्ट नहीं करती, नहीं, वो पूरी की पूरी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, ये कहकर कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई थी। तीसरा ट्रैप, इसे एक साइलेंट किलर कह सकते हैं, रूम रेंट कैपिंग। ज्यादातर पॉलिसीज में ना एक छोटा सा क्लॉज छिपा होता है। वो ये कहता है कि पॉलिसी के टोटल सम इंश्योर्ड का सिर्फ 1% ही हॉस्पिटल के एक दिन के कमरे के किराए पर खर्च किया जा सकता है। अब इसका गणित समझना बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है, तो रूम लिमिट कितनी हुई, 5,000 रुपए, लेकिन हॉस्पिटल में कमरा ले लिया 7,500 वाला। अब लोग सोचते हैं कि ठीक है 2,500 रुपए जेब से दे देंगे, लेकिन नहीं, यही तो ट्रैप है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। इसके तहत कंपनी सिर्फ रूम रेंट का फर्क नहीं काटती, वो पूरे बिल को यानी डॉक्टर की फीस, सर्जरी का खर्चा, सब कुछ उसी अनुपात में काट लेती है। नतीजा, 1 लाख के बिल पर 40,000 रुपए तक का चूना लग सकता है, सिर्फ एक रूम अपग्रेड की वजह से। चौथा जाल है कंज्यूमेबल्स का। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती हैं, जैसे ग्लव्स, सिरिंज, मास्क, रुई, पट्टी। इंश्योरेंस कंपनियां इन चीजों को नॉन मेडिकल आइटम मान लेती हैं और इनका पैसा देने से साफ मना कर देती हैं। सुनने में लगता है कि ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें मिलकर हॉस्पिटल के टोटल बिल का 10 से 15% तक बन जाती हैं, और ये पूरा पैसा हमेशा पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से भरना पड़ता है। 5वां ट्रैप है हॉस्पिटल कोडिंग में गड़बड़ी। अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि गलती हॉस्पिटल के स्टाफ की होती है, एक सिंपल सी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर, लेकिन इसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई शख्स पेट में तेज दर्द यानी अक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए एडमिट हुआ, लेकिन डिस्चार्ज समरी बनाते वक्त किसी ने गलती से लिख दिया क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ड्यू टू अल्कोहल। बस इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो इतना ही काफी है, उनकी पॉलिसी में अल्कोहल से जुड़ी बीमारियां एक्सक्लूजन लिस्ट में होती हैं, और इसी एक शब्द की वजह से पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और अब आते हैं छठे और आखिरी ट्रैप पर। इसे कहते हैं एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लॉज। अब इसका क्या मतलब है? सोचिए कोई कमजोरी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसे सिर्फ ड्रिप लगाई गई आराम के लिए।
ऐसे में कंपनी ये कहकर क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कि हॉस्पिटलाइजेशन तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन या जांच के लिए था, कोई एक्टिव इलाज जैसे कोई सर्जरी या खास इंजेक्शन तो दिया ही नहीं गया, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत ही नहीं थी और बस क्लेम रिजेक्ट। तो अब जब हमने इन 6 जालों को समझ लिया है तो अगला सवाल ये उठता है कि क्लेम फाइल कैसे किया जाए, क्योंकि आप विश्वास कीजिए क्लेम फाइल करने के तरीके से नतीजे पर जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है, हमेशा कैशलेस ट्रीटमेंट को ही प्राथमिकता दें। क्यों? क्योंकि कैशलेस में हॉस्पिटल सीधे इंश्योरेंस कंपनी से डील करता है और अप्रूवल इलाज से पहले ही आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ है रीएम्बर्समेंट। इसमें पहले अपनी जेब से पूरा बिल भरना पड़ता है और फिर कंपनी से पैसा वापस लेने की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें जांच पड़ताल बहुत ही बारीकी से होती है और इसलिए रिजेक्शन का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब परेशानियों से बचा कैसे जा सकता है, इसका भी तरीका है। ये रही एक सर्वाइवल चेकलिस्ट, कुछ जरूरी बातें जो क्लेम अप्रूव करवाने में मदद करेंगी। सबसे पहला और गोल्डन रूल, प्रपोजल फॉर्म हमेशा खुद भरें, हर छोटी बड़ी बीमारी हर डिटेल डिक्लेयर करें। दूसरा, एडमिशन के टाइम पर ही हॉस्पिटल को अपनी रूम रेंट लिमिट साफ बता दें। तीसरा, डिस्चार्ज समरी पर साइन करने से पहले उसे शब्द ब शब्द पढ़ें, कोई भी गलती दिखे उसे ठीक करवाएं। चौथा, एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें और एक रेफरेंस नंबर जरूर लें। और हाँ, सबसे अहम बात, अगर क्लेम रिजेक्ट हो भी जाए तो हार नहीं माननी है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन तक जाकर अपनी बात रखी जा सकती है। अंत में बस एक बात हमेशा याद रखने की है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्ती का वादा नहीं है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और अगर कॉन्ट्रैक्ट के नियम ही नहीं पढ़े तो कंपनी तो अपनी रूल बुक से ही मात दे देगी। तो सवाल बस इतना सा है, जब पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हर कोई उसे वाकई पढ़ रहा है?